Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 4 for warehousing management and here we will discuss incoming material receipts. The topics to be covered are introduction, the receiving procedure, the receiving system, incoming materials, inspection and control, and costing of the incoming materials. Now first is introduction. The receiving section of a warehouse is responsible for the receipt, identification and general inspection of all incoming materials. जो रिसीविंग सेक्शन होता है किसी भी वेयरहाउस का, उसके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिसीट लेगा किसी भी इनकमिंग मटेरियल के लिए, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसकी जनरल इंस्पेक्शन होती है. जो भी मटेरियल्स हमारे पास आ रहे हैं वेयरहाउस के अंदर आ रहे हैं, ये रिसीविंग सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देन रिसीविंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग all interested parties of the arrival and condition of incoming materials. रिसीविंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नोटिफाई करे कि जो अराइवल है मटेरियल का उसकी कंडीशन क्या है या फिर अराइवल कैसे हो रहा है और कब हुआ है. It is only at the receiving desk that the purchasing control document actually meet the physical materials. Receiving desk पे ही ऐसा होता है कि जो परचेजिंग कंट्रोल डॉक्यूमेंट हैं वो फिजिकल मटेरियल से मीट करते हैं. This receiving report, which is upon the receipt of a shipment, contains the details of material which has actually received. This document is used as the basis for invoice payment, for continued purchasing negotiation, and for closing the order. Accuracy of this report is therefore essential. जो रिपोर्ट हमारे पास आती है रिसीविंग सेक्शन पे, उसके अंदर पूरा इन्वॉइस होता है पेमेंट का, परचेजिंग नेगोशिएशंस होती हैं और ऑर्डर के क्लोज होने की डॉक्यूमेंटेशन होती है. इसलिए इस रिपोर्ट का एक्यूरेट होना बहुत एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट होता है. द रिसीविंग सेक्शन कैन डिटेक्ट दोज सप्लायर्स हु मीट ओनली द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस. रिसीविंग रिकॉर्ड शो सप्लायर्स are consistently late in the deliveries, which have the maximum number of rejects, and which delivery has the greatest number of split shipment. तो रिसीविंग सेक्शन ही डिटेक्ट करता है कि कौन से सप्लायर्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, कौन से लेट हैं, कौन से डिलेड हैं, और जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रिजेक्ट्स हैं और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेप्ट्स हैं. ये सारी चीज़ें रिसीविंग सेक्शन ही डिटेक्ट करता है. Any of these supplier failure is costly to the buyer and therefore close coordination between purchasing and receiving is always important in the concept of material management. किसी भी सप्लायर की फेलियर जो है वो बायर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, उसको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा. तो इसलिए परचेजिंग और रिसीविंग में क्लोज कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं रिसीविंग सेक्शन पे वेयरहाउस के. Now, the receiving procedure. The receiving procedure of incoming material involves the following 4 stages. First is unloading and checking the shipment. सबसे पहले जो शिपमेंट आई है, जो भी हमारे गुड्स आए हैं उनको अनलोड करेंगे. किसी भी जैसे अगर ट्रक से आए हैं तो ट्रक से उन्हें पहले उतारेंगे और उसके बाद उन्हें चेक करेंगे कि सारे गुड्स आए हैं कि नहीं. द नंबर ऑफ कंटेनर्स अनलोडेड फ्रॉम द कैरियर्स व्हीकल शुड बी चेक्ड अगेंस्ट द कैरियर्स कंसाइनमेंट डॉक्यूमेंट. जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन या लिस्ट होती है कि कौन कौन सा सामान या गुड्स आए हैं, उनके साथ चेक करते हैं कि उतने जो हमने अनलोड करे हैं कंटेनर्स उसमें से उतना सामान निकला है या नहीं निकला है, टू मेक सर्टेन दैट द फुल कंसाइनमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड और नॉट. Then second stage is unpacked and inspecting the material. फिर जो हमने कार्टन्स या फिर जो भी पैक्ड सामान उतारा है उसको अनपैक करते हैं और मटेरियल्स को इंस्पेक्ट करते हैं कि मटेरियल्स डिफेक्टिव हैं कि या सही हैं, कैसे हैं. The receiving personnel is responsible for 3 verification. First is the material received is checked against the seller's packing slip and against a copy of firm's purchase order. तो पहला पॉइंट जो पर्सनल वेरीफाई करता है उसमें है कि वो सेलर की जो पैकिंग स्लिप है
और जो फर्म की परचेज ऑर्डर है उन दोनों को मैच करता है और उससे कंसाइनमेंट जो आया है उसे चेक करता है. सेकेंड इज़ द क्वांटिटी इज़ टू बी वेरीफाइड इन द सेम मैनर. ऐसे ही क्वांटिटी चेक करता है कि जितनी क्वांटिटी ऑर्डर की गई थी उतनी आई है या नहीं. एंड फाइनली द थर्ड इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ द मटीरियल इज इंस्पेक्ट टू डिटरमाइन वेदर एनी एक्सटर्नल और इंटरनल डैमेज वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग शिपमेंट. कोई एक्सटर्नल डैमेज हुआ है या डिफेक्टिव निकला है कुछ भी सामान, उसके लिए चेकिंग होती है. Third stage is completion of the receiving report. A receiving document or report is prepared as a byproduct of the purchase order. जब हमने ऑर्डर ले लिया है, रिसीव कर लिया है, तो उसके लिए एक रिसीविंग रिपोर्ट प्रिपेयर होती है कि हमने मटेरियल ले लिया है, वो इसका एक प्रूफ होता है. नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ द मटेरियल्स. इन केस ऑफ नॉन स्टॉक मटेरियल, the receiving department is usually responsible for delivering them to the requisitioner or for releasing them to an internal delivery service. अगर हमें उसे स्टॉक नहीं करना है तो उसको जहाँ पे पहुँचाना है आगे, या तो कंपनी में या कस्टमर्स तक, उसकी डिलीवरी करते हैं. Now the receiving system. This can be divided into receipts from outside supplier and receipts from internal division. System for receipts start even before the time when the material actually reaches the plant. तो रिसीविंग सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है, एक तो जो आउटसाइड सप्लायर से रिसीट्स होती हैं और एक इंटरनल डिवीजन से जो रिसीट्स होती हैं. तो जो ये पूरा सिस्टम होता है रिसीट का, ये पहले से ही स्टार्ट हो जाता है जब मटेरियल एक्चुअली पहुंचा भी नहीं होता प्लांट तक. And when a purchase order is placed, a copy is sent to the stores indicating quantity and delivery date. These should be arranged in a chronological sequence so that the store manager can at any time estimate the volume of receipt. तो इसको पूरा chronological order में हम अरेंज करते हैं कि जैसे प्रोसेस हो रहा है शुरू, उसी हिसाब से. तो इससे जो हमारा स्टोर मैनेजर है उसको भी ईजिली वो वेरीफाई कर सकता है सारे गुड्स को. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग लेबर रिक्वायरमेंट्स व्हेन अनलोडिंग एक्टिविटीज़ टेक प्लेस. देन आफ्टर डिस्पैचिंग द गुड्स, द सप्लायर्स नॉर्मली सेंड अ एडवाइस नोट. जब डिस्पैच हो जाता है गुड्स तो सप्लायर्स जो हैं वो एडवाइस नोट भेजते हैं टू द स्टोर्स इंडिकेटिंग द डेटा ऑफ डिस्पैच, करियर डिटेल्स, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसाइनमेंट एंड वैल्यू. तो वो एडवाइस नोट के अंदर होता है डिस्पैच कैरियर डिटेल्स होती हैं, उसका पूरा डेटा होता है, और कंसाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है और उसकी टोटल वैल्यू क्या है वो होती है. देन अ पैकिंग स्लिप डिटेलिंग विद द कंटेंट्स इन द पैकेज इज ऑल्सो सेंट बाय द सप्लायर्स. एक पैकिंग स्लिप भी भेजते हैं जिसके अंदर पूरा पैकेज का डिटेल्स होती हैं, उसके सारे कंटेंट्स होते हैं. Then the three documents, namely the copy of the purchase order, the supplier's dispatch advice note, and the consignment note available, enable the store manager to organize and plan for expeditious clearance of material and minimize costly demurrages. तो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेनली ज़रूरी होते हैं. पहला होता है परचेज ऑर्डर की कॉपी, दूसरा होता है सप्लायर डिस्पैच एडवाइस नोट, और तीसरा कंसाइनमेंट नोट. तो ये सारे होते हैं जो स्टोर मैनेजर को इनेबल करते हैं कि वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और प्लान कर ले अपनी मटेरियल की क्लियरेंस कैसे होगी उसको. अब जैसे आपके सामने एग्जांपल है मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट का. जो मटेरियल रिसीव्ड होते हैं उसमें जैसे रिसीव कब हुए, कहाँ पे हुए और कौन सी डेट को हुए, ये सारे होते हैं. उसका परचेज ऑर्डर का नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, जितनी क्वांटिटीज़ रिसीव की हैं उनकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है उसमें, और गुड्स की क्या कंडीशन थी ये होता है, और लास्ट में सिग्नेचर होते हैं जिसने मटेरियल्स रिसीव किए हैं उसके. ऐसे ही एक एग्जांपल है ये गुड इनवर्ड नोट का. इसके अंदर भी मटेरियल पार्ट नंबर होता है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है, कैरियर डिटेल्स होती हैं, जैसे कि ट्रक से अगर गया है या कंटेनर्स गए हैं तो उसके नंबर्स होते हैं, सप्लायर की डिटेल्स होती हैं, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है. अगर कोई डैमेज वगैरह हुआ है या क्वांटिटी कैसे एक्सेप्ट हुई है, रिसीव हुई है या कितनी रिजेक्ट हुई है, उन सब की डिटेल्स होती हैं.
देन इज डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट. अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है गुड्स को सप्लाई करने में, रिसीव करने में, तो वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट में होती हैं. लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ लेटर, डियर सर वी हैव रिसीव्ड these packages against the above consignment note, जो नंबर ऊपर mentioned होता है, on the date the consignment was extremely in good condition, the consignment was opened on some date and the following discrepancies have been found. जितनी भी discrepancies होती हैं वो सारी mention करते हैं in the form of table. देन इज़ दी मटीरियल क्लियरेंस या फिर रिजेक्शन नोट. अगर मटीरियल क्लियर हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है तो उसके लिए भी एक नोट भेजा जाता है सप्लायर को, जिसमें परचेज ऑर्डर नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, देन मटीरियल रेफरेंस और सप्लायर रेफरेंस होती है, और जितना मटीरियल पास हो गया है या रिजेक्ट हो गया है उसकी डिटेल्स होती हैं. देन नेक्स्ट इज इनकमिंग मटीरियल्स, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल. The material management is responsible for ensuring supplies of materials in right quantity with right quality to the user departments. Material management managers जो होते हैं वो ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सप्लाईज जो हैं मटेरियल्स की वो राइट क्वांटिटी में हो और उनकी क्वालिटी एकदम जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अधेयर करें. Quality control inspection is undertaken in industries to ensure that products conform to the specified or pre-established standards. Such quality control inspection is carried out in the purchase of new materials, in the interdepartmental flow of materials or components from one department to another, and in the final acceptance of finished products. तो quality control inspection is very important ताकि goods जो हैं वो प्री स्टैब्लिश स्टैंडर्ड से मैच करें. तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शंस होते हैं ये नई मटेरियल के परचेज के टाइम पे देखे जाते हैं, या फिर इंटर डिपार्टमेंटल फ्लो ऑफ मटेरियल्स जो हो रहा है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर या फिर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसमें क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन किया जाता है. या फिर जब कंपोनेंट्स होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तब इंस्पेक्शन की जाती है. नेक्स्ट इज inspection and control. When a consignment reaches to the buyer, the following three alternatives are available in deciding upon the inspection method कि हमें कौन सा inspection method यूज़ करना चाहिए. First is to accept the lot without any inspection. कोई inspection ना करें और ऐसे ही पूरा consignment accept कर लें. This would depend upon the confidence placed on the supplier. अगर supplier पे पूरा confidence है तो ये उस पर depend करेगा. Next is to inspect each and every one of the items in the lot. Such 100% inspection is not always practicable due to the considerations of time, cost, perishability and fatigue. अगर बहुत बड़ा consignment है तो उसमें हर item को inspect करना possible नहीं हो पाता. Then to choose appropriate sample of the lot on the basis of sampling techniques and undertake planned inspection to identify items which conform to the standard. हम अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं उनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट सैम्पल लेके उसको हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर बाकी सारी आइटम्स के लिए रिजल्ट निकल सकता है. नाउ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग दो टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज सिंगल सैम्पलिंग एंड सेकेंड इज डबल सैम्पलिंग. इन सिंगल सैम्पलिंग वन सैम्पल ऑफ n आइटम्स इज ड्रॉन फ्रॉम द लॉट. n आइटम्स का एक सैम्पल निकाला पूरे कंसाइनमेंट में से. देन द लॉट इज एक्सेप्टेड इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सैम्पल इज लेस देन द एक्सेप्टेंस नंबर. जो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि अगर इस नंबर से कम डिफेक्ट्स हुए तो एक्सेप्ट कर लेंगे कंसाइनमेंट, अगर इससे ज़्यादा हुए तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे. तो इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सैम्पल इज लेस दैन द एक्सेप्टेंस नंबर द लॉट इज एक्सेप्टेड एंड द लॉट इज रिजेक्टेड इफ इट इज़ मोर दैन द एक्सेप्टेंस नंबर. In double sampling technique, the final decision of the acceptance or rejection is to be postponed till a second sample has been taken. Double sampling में हम दो samples लेते हैं और उनके ऊपर inspection होती है.
This method is used when the first sample is neither good nor bad and the decision has to be taken on evidence of first and second samples combined. जब फर्स्ट सैम्पल जो हमने लिया है वो मॉडरेटली इंस्पेक्ट हुआ है कि ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा अच्छा है, तो हम सेकेंड सैम्पल लेते हैं, फिर फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ द फाइनल रिज़ल्ट. नाउ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन. अलग अलग टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं. रैंडम सैम्पलिंग, टू स्टेज सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड selected sampling. Random sampling means taking samples at random from the entire lot. Randomly कोई भी samples निकाल के उनको inspect करना. In the two-stage sampling, there are two stages. In the first stage, take primary units from the lot. Primary units लिए हमने sample के. And next in the second stage, take secondary samples from the सैम्पल ऑफ प्राइमरी यूनिट्स. जो हमने प्राइमरी यूनिट्स लिए थे फर्स्ट स्टेज में से, उसमें से सेकेंडरी सैम्पल्स लेते हैं और उनको इंस्पेक्ट करते हैं. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है? द लॉट इज़ डिवाइडेड इन सेवरल स्ट्राटा एंड सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम ईच. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम अलग अलग स्ट्राटास में क्लासीफाई कर देते हैं पहले पूरे लॉट को और उसमें से फिर सैम्पल्स लेते हैं. इन क्लस्टर सैम्पलिंग, the clustering is not proper, precision will be poor or bias will appear. To make good clusters, all parts of the lots must be represented in the cluster in equal proportion. Equally हम clusters में divide करते हैं अपने goods को and then we take the sample from that clusters. Selected sampling में to find the mean value of the whole lot rather than take a representative sampling of the whole lot, a sample can be taken from only own special part and on the basis of that value the lot value is estimated. एक स्पेशल पार्ट में से हमने सैम्पल ले लिया और उस वैल्यू पे हमने पूरे लॉट की वैल्यू को एस्टिमेट किया है. तो ये होता है सिलेक्टेड सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज सिचुएशंस वेयर सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इज नेसेसरी. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, देन इंस्पेक्टिंग लॉन्ग लेंथ ऑफ गुड्स. बहुत सारे गुड्स हैं तो उनको इंस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है, तो इस केस में हम सैम्पलिंग इंस्पेक्शन लेते हैं क्योंकि सारे गुड्स को हम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते. देन इंस्पेक्टिंग लार्ज अमाउंट्स व्हेन लोअर इंस्पेक्शन कॉस्ट आर डिज़ायर्ड. जब हम इंस्पेक्शन कॉस्ट को कम रखना चाहें, मिनिमाइज़ करना चाहें, उस केस में हम सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं. देन व्हेन देयर आर मेनी आइटम्स और एरियाज टू बी इंस्पेक्टेड. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. First is it involves less amount of inspection to achieve a pre-decided degree of quality. Then it assumes less time and is less expensive. टाइम कम लगता है सैम्पलिंग में और एक्सपेंसिव भी इसलिए कम होता है. Fatigue and boredom incurred by the inspectors are much less, thus operating efficiencies remains higher. तो फटीक और बॉर्डम नहीं होता इंस्पेक्टर्स को. It is more accurate because in 100% inspection errors get introduced because of the fatigue and boredom. तो ये 100% एक्यूरेट होती है क्योंकि अगर पूरे हम लॉट को इंस्पेक्ट करेंगे तो जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके फटीग और बोर्डम की वजह से कभी कभी बीच में एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. रिजेक्शन ऑफ अ कंप्लीट बैच ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डिसाइडेडली pressurizes for improvements in quality. Since few pieces are inspected, no damage is done to the remaining pieces of the lot as they are not handled during inspection. कुछ pieces inspect होते हैं तो इसलिए जो remaining pieces हैं उनमें कोई damage नहीं होता. अगर हो सकता है कि handling के time पे जब inspection कर रहे हैं तब कुछ damages introduce हो जाएं, तो अगर full lot को हम inspect करेंगे तो damages ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी frequency बढ़ सकती है, तो इसलिए sampling की ये भी एक advantage है. Now, costing of the incoming materials. The factors that are to be included in calculating the cost of material received are material price, freight charges, insurance and tax. ये सारे factors होते हैं जो हम include करते हैं जब हम materials जो हमने receive किए हैं उनकी cost को calculate करते हैं. Price usually refers to the price quoted and accepted in the purchase order. Price होता है जो हम रेफ़र करते हैं प्राइस जो हमने कोट किया है
और एक्सेप्ट किया है ऑर्डर में, जो हमने परचेज ऑर्डर साइन किया है. देन प्राइस में ऑफन बी स्टेटेड इन वेरियस वेज such as net prices, price with discount terms, free on board, cost insurance, and freight, etc. For costing purposes, the actual cost incurred should be worked out by taking the quoted price as the basis and then subtracting the discount or adding any other expenses not covered. कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर होती है वो होती है कि कोटेड प्राइसेस को हम बेस लेते हैं, उसमें से डिस्काउंट माइनस करते हैं और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं जो हमने एक्चुअल कॉस्ट में कवर नहीं किए उनको ऐड करते हैं. देन गुड्स इन ट्रांजिट आर मोस्टली कवर्ड बाय इंश्योरेंस. जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो इंश्योरेंस से कवर करते हैं. अंडर द मिसलेनियस हेड, द कॉस्ट इनकर्ड बाय वेज ऑफ custom duties, excise duties, taxes और packaging cost need to be classified separately. क्योंकि जब हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस और पैकेजिंग वगैरह की जो मिसलेनियस हेड्स होते हैं इनको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हेल्प्स इन क्विकर एनालिसिस एंड effective control. That's all for this session. Thank you and have a nice day.